Hi guys, my name is Arjun and welcome to my YouTube channel. We made this video for all bicycle lovers. This video is including a workshop on bicycle, and workshop has been taken by one of my best friend Mr. Jiten Khatri, owner of Perfect Bike Cycle Store in Indore. If you love your bicycle, you should definitely watch this video till the end because you will definitely get something out of the box from this video. अगर आप अपनी बाइसिकल को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें. साइकिल में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी अपन कैसे देखभाल कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी. सो सब्सक्राइब माय चैनल. सो गाइज, मेरे साथ हैं अभी साइकिल के डॉक्टर मिस्टर जितेन खत्री जी, जो कि आज एक स्पेशल इवेंट लेके आए हैं साइकिल मेंटेनेंस वर्कशॉप के लिए. और आज इसमें जानेंगे कि आज क्या खास है इनके पिटारे में. कुछ खास नहीं, बेसिक मेंटेनेंस हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पर. साइकिल में क्या करना चाहिए घर पर जब हो, तो जो मेन पार्ट्स हैं आपके चेन, कैसेट और क्रैंक वगैरह, वो कितना क्लीन होना चाहिए और किस तरह से मेंटेन करना है. बेसिक जो चीज़ें हैं जहाँ पे मैकेनिक आपके साइकिल में क्या कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं आज के इवेंट में. तो बेसिकली सबके लिए यूज़फुल रहेगा इन जनरल बेसिक मेंटेनेंस के हिसाब से. दैट्स इट सर. बिल्कुल, अभी शुरुआत करने ही जा रहे हैं सर. आगे अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इन्होंने आज दिखाया है और क्या क्या अपने को साइकिल में कैसी साइकिल मेंटेन करके रखना चाहिए और साइकिल में और क्या चीज़ें अपन यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर. श्योर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी शुड नो अवर बाइसिकल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड हाउ दे वर्क्स. सबसे पहले कि भी हम लोगों को साइकिल के जो पार्ट्स हैं उनके जैसे नाम पता होना चाहिए. तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. इसको बोलते हैं रियर डिरेलियर, आरडी, शॉर्ट में आरडी, रियर डिरेलियर. ये एफडी है, फ्रंट डिरेलियर. ये होगी चेन. ये पूरे पार्ट को बोलते हैं क्रैंक सेट. ये पर्टिकुलर जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्रैंक आर्म. और जो ये चेन जिसके ऊपर चलती है इसको बोलते हैं चेन रिंग. ये हो गया हमारा व्हील. पूरा व्हील में ये पार्ट टायर, ये रिम, ये स्पोक, ये हब, ये कैसेट. इस ट्रायंगल को साइकिल में बोलते हैं रियर ट्रायंगल. ये वाला फ्रंट ट्रायंगल. ये फ्रंट ब्रेक हो गया, ये रियर ब्रेक हो गया. ये आपकी सीट हो गई, इसको बोलते हैं सीट पोस्ट. ये आपका हो गया हैंडल. ये ब्रेक हो गया, गियर हो गए इसके अंदर. ये ब्रेक, गियर हो गए इसके अंदर. अगेन ये स्पोक, फ्रंट हब, टायर और रिम. ये जनरल इंट्रोडक्शन की क्या क्या नाम है. सबसे पहले जब भी राइड करते हैं एक जनरल क्राइटेरिया होता है कि भाई जैसे आप चेन चलाओगे तो चेन को स्मूथ होना चाहिए, और उसको स्मूथ करने के लिए हमारे पास ल्यूब ज़रूरी है. अब ल्यूब जो है वो बाज़ार में 50 तरह के आते हैं. अपनी साइकिल के लिए क्या ज़रूरी है वो अपने को समझना पड़ेगा. कोई दूसरा अपने को समझा नहीं सकता. आपकी राइडिंग टेक्निक क्या है, आप कहाँ लेके जाते हो, वो आपको पता है. तो जहाँ आप लेके जाते हो उसके हिसाब से अपने को ल्यूब का यूज़ करना ज़रूरी है. जैसे अगर मैं सिर्फ इन सड़कों पे चलाता हूँ, जैसे अभी अपन घर से यहाँ आए, तो इन सड़कों पे क्या है कि हार्श कंडीशन है, सन भी है, ठंड भी है, सब कुछ है. तो ऐसा ल्यूब यूज़ करना चाहिए जो नेचर में ड्राई हो. अपने इंदौर में धूल मिट्टी है, कितनी भी सफाई हो, बट धूल मिट्टी है. धूल मिट्टी चेन को अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. जितनी अट्रैक्ट होगी वो कचरा पूरा चेन के अंदर जाएगा और वो आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करेगा, आपके सामान ख़राब करेगा. चेन रिंग ख़राब होती है, कैसेट ख़राब होती है, चेन की खुद की लाइफ ख़राब होती है. जितनी साफ़ रहेगी चेन उतना लंबा चलेगी, उतना अच्छा चलेगी और आपको परफॉर्मेंस अच्छा आएगा. तो साफ़ करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए अपने को. तो साफ़ करने के लिए डिग्रीसर आता है, साइकिल स्पेसिफिक. अगर साइकिल स्पेसिफिक डिग्रीसर आपके बजट के बाहर है तो सबसे बेसिक टेक्निक है कि टर्पेंटाइल ऑयल जो रहता है, टार्पिन बोलते हैं हिंदी में, वो आप यूज़ कर सकते हो. बट उसमें क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा नेचर में ड्राई होता है, तो वो आपकी चेन को बहुत ड्राई करता है. जब तक आपकी चेन एकदम काली और बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, टर्पेंटाइन में सजेस्ट नहीं करते. तो कोशिश करके अपने को ये करना चाहिए कि अगर कम ख़राब है चेन तो अपन जो बर्तन धोने का जो डिटर्जेंट आता है वो यूज़ कर सकते हैं. उसको लेके एक कपड़ा उसमें गीला कर लिया, यहाँ से उसको अपन ने ऐसा नीचे की तरफ पकड़ लिया और चेन को रिवर्स घुमाया. तो उससे क्या होगा, जो कचरा है पूरा वो कपड़े में आ जाएगा. 2-3 पोजीशन कपड़े की चेंज करेंगे, आपकी चेन क्लीन हो जाएगी. सर रिवर्स लेंगे तो कहीं चेन उतर तो नहीं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं. अगर उतर रही है मतलब आपकी सेटिंग में गड़बड़ है. ओके. थोड़ा डर लेता है, पहले पुरानी साइकिल में उतर जाती थी चेन रिवर्स लेने में.
गड़बड़ है, अगर उतर रही है चेन मतलब आपकी साइकिल में ट्यूनिंग गड़बड़ है और उसको मैकेनिक की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी एक मतलब पॉइंट हो गया अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल बाकी इसको ऐसा पकड़ के रिवर्स करेंगे तो वो साफ हो जाएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल डिटर्जेंट जो लास्ट वाला। बिल्कुल। इसका एक वो मशीन भी आता है ना जिधर में, छोटी सी मशीन आती है, मतलब जैसे अगर सही में किसी का बजट प्रॉपर है और वो सब ले सकता है तो इसका साइकिल स्पेसिफिक डिग्रेसर आता है, उसके अंदर डिटर्जेंट और क्लीनिंग वो चीज़ें मिक्स होती हैं, वो केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो न तो आपकी चेन की ड्राइनेस उससे बढ़ती है और ना ही कोई भी ऐसा मटेरियल उसमें होता है जिससे चेन ख़राब हो। जैसे लोग WD-40 यूज़ करते हैं, वो इंडस्ट्रियल डिग्रेसर है, वो हमारी साइकिलों के लिए नहीं बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, WD-40 उनकी लाइफ ख़त्म कर देता है, तो अपने को WD-40 यूज़ नहीं करना चाहिए। सस्ता आता है बट उसमें आप मुश्किल से 100 रुपये ऐड करेंगे तो यू कैन गेट अ प्रॉपर साइकिल डिग्रेसर, वो यूज़ होगा तो आपकी ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो जैसे अपन ने डिग्रेसर से पहले साफ़ कर लिया इसको, अगर साइकिल स्पेसिफिक डिग्रेसर लिया तो बेस्ट काम हो जाएगा। एक छोटी सी 120 ml की 400-450 रुपये के आसपास आती है और ऑनलाइन ढूंढेंगे तो हो सकता है वो सस्ती मिल जाए। कोई ब्रांड आप रेकमेंड? आइस टूल्स आता है, पाक टूल आता है, मकॉफ आता है, ये कुछ ब्रांड्स हैं, मैं सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। हम लोग जैसे वर्कशॉप में यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं, ये ल्यूब है, ड्राई ल्यूब, और ये डिग्रेसर है पाक टूल, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री जो पाक टूल है, तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। Chain is very important component of any bicycle. A dirty chain will adversely affect your performance. इवन विद दिस ऑल्सो, इसके अंदर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं हाँ तो इसको क्या कपड़े पे रख के और फिर हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ Spray अभी, किया जैसे था। मैंने ये स्प्रे कर लिया कपड़े पे, जामुन चेन हमारी क्लीन है बट क्लीन होने के बावजूद भी इतना कचरा है और ये बहुत माइनर है मतलब। तो अब जैसे ये साइकिल है या वो साइकिल है, मतलब इतनी ज़्यादा गंद होती है चेन के अंदर जो आपके पूरे परफॉर्मेंस को हमेशा ख़राब करे। तो बेस्ट है कि हम लोग हमेशा चेन को हर हफ्ते में एक बार एटलीस्ट क्लीन करें। जितनी चेन साफ़ होगी उतना आपको चलाने में मज़ा आएगा। आपने सुना होगा कभी कभी जैसे कि साइकिल चलाते हो हल्की सी किर 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 आवाज़ आती रहती है, वो आपकी ना ट्यूनिंग ख़राब है ना कुछ ख़राब है, वो कचरा है जो आवाज़ कर रहा है चेन में से। क्योंकि क्या होता है कि जब अपन चलाते हैं तो जो इसकी रोलिंग है ये हर रोलिंग घूमती है, वो जो घूमती है उसके अंदर कचरा है तो वो किर 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 साउंड करेगा। वो क्लीनिंग से ही वो साफ़ हो जाता है पूरा कचरा। बाय डिफ़ॉल्ट रोलिंग के अंदर भी ल्यूब रहता होगा ना जो कंपनी देती है। हम लोग जब कंपनी से नई चेन आती है ना तो उसमें ऑयल होता ही नहीं, उसमें वैक्स होता है। वैक्स होता है, तो जब वैक्स हम लोग होता ये लगाते हैं तो वो वैक्स निकलने के चांसेस नहीं रहते क्या? एकदम शुरुआत में वो वैक्स तो एक हफ्ते के लिए होता है, सीलिंग रहती है सिर्फ एक हफ्ते का रहता है। जैसे आपने नई चेन ली अभी लगाएंगे आप तो उसमें पहले से कुछ ना कुछ लिक्विड या वैक्स प्रॉपर लगा हुआ रहता है, बट वो आप एक हफ्ते की राइड में ख़त्म हो जाता है। उसका उसको ऑयलिंग की ज़रूरत है। ऑयल जैसे बताता हूँ मैं, तो क्या होता है कि जो अपन ऑयल जैसा भी क्लीन हो गई चेन, तो क्लीन होने के बाद इसको अपन एक बार वापस डिटर्जेंट से भी साफ़ करते हैं ताकि थोड़ी चिकनाई बनी रहे या क्लीन रहे, वो कर सकते हैं। उसके बाद जब ऑयल डालेंगे इसके अंदर तो ऑयल किस किस तरह के आते हैं, एक ड्राई ल्यूब होता है, एक वेट ल्यूब होता है, एक वैक्स ल्यूब होता है और एक सिरेमिक ल्यूब होता है। जो ड्राई ल्यूब होता है इट्स बेसिकली ऑयल जो नेचर में ड्राई है और उसके अंदर PTFE करके एक सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स होते हैं, जो उसकी लाइफ को एक्सटेंड करते हैं, वो आपकी स्मूथनेस जो है वो चेन की वो बढ़ाते हैं। ड्राई ल्यूब की लाइफ इन सारे जितने नाम लिए मैंने उन सब में सबसे कम होती है। मतलब अगर आपने ड्राई ल्यूब चेन में डाला है तो आपको 140-150 किलोमीटर में फिर से वापस ऑयल डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका ड्राई नेचर है, जल्दी ख़त्म हो जाता है चेन के ऊपर से। और जब अपन इसके बाद होता है वेट ल्यूब, अगर वेट ल्यूब डालेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। मतलब जहाँ हम 150 की बात कर रहे हैं वो 300-350 चलेगा, लेकिन वेट ल्यूब स्पेसिफिकली बारिश वाली कंडीशन के लिए या मड वाली कंडीशन के लिए बना हुआ है। और अगर अपन ने वो यूज़ किया तो वो क्या करेगा, धूल मिट्टी कचरा सब कुछ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसने नेचर क्या है कि भाई जब मैंने वेट ल्यूब यूज़ किया पानी पड़ा तो पानी को चेन के ऊपर रुकने नहीं देना है, वो उसके ऊपर से स्लिप होना चाहिए। तो चिकना बनाया है उसको बहुत, और चिकना बनाया है इसलिए वो धूल मिट्टी लेगी। तो वेट ल्यूब स्पेसिफिकली अपनी कंडीशन इंदौर में सिर्फ 2 महीने काम आता है, सितंबर में और अगस्त में। इन 2 महीने के अलावा आपको यूजली जरूरत नहीं पड़ेगी वेट ल्यूब, बट आप लेके रख सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है साइकिलिंग का। तो कॉम्बोज मिलते हैं वेट ल्यूब और ड्राई ल्यूब के, दोनों सेट आपके पास रहेगा तो बेस्ट काम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है वैक्स ल्यूब। वैक्स ल्यूब में क्या होता है, इट्स बेसिकली वैक्स जो अपना मोमबत्ती का जो वैक्स होता है उसके अंदर PTFE मिक्स होता है। अब क्या होता है कि जो
विक्स जो बना हुआ है वो आपकी चेन को पूरी तरह से चिकनाई से कवर कर देता है। आप देखोगे जब भी हम लोग काम करते हैं मोमबत्ती के ऊपर तो चिकना होता है बहुत नेचर में, और उसमें कहीं भी धूल मिट्टी चिपकती नहीं। आप मोमबत्ती को यहाँ जलाओगे, जब तक उसके ऊपर कचरा जान करके आप नहीं फेंकोगे, उसके मेल्ट पे भी वो कुछ चिपकने वाला नहीं है। तो वैक्स ट्यूब सबसे बेस्ट होता है चेन के लिए। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप साइकिलिंग अपनी लंबी टाइम कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से रखना चाहते हैं तो वैक्स से अच्छा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं आएगी, चेन हमेशा ऐसी साफ़ दिखेगी। और आप मेरी साफ़ दिख रही है कारण उसका मैं वैक्स यूज़ करता हूँ अपनी साइकिल पे एटलीस्ट। तो अपने को क्या है कि चीज़ लॉन्ग टर्म तक अच्छी चलने की उम्मीद रहती है उससे। उसके बाद आता है सिरेमिक। उसको कितने पीरियड में करना पड़ता है वैक्स को? 200 से 250। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एटलीस्ट कचरा कम से कम आएगा चेन के ऊपर। उसके बाद आता है सिरेमिक ल्यूब। सिरेमिक ल्यूब में क्या होता है कि जो PTFE की बात कर रहे हैं उसके साथ एक सिरेमिक कोटिंग करके एक चीज़ होती है, वो मिक्स होते हैं पार्टिकल उसके अंदर। वो चेन के ऊपर एक बहुत बारीक लेयर बना देता है। तो अगेन उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं आएगी, और लाइफ जो अपन नॉर्मल ड्राई ल्यूब में 150 की बात कर रहे हैं, सिरेमिक के ड्राई ल्यूब में वही बात 250, पौने 300 किलोमीटर तक चल जाती है। पर वो भी अगेन डिपेंड करता है आप किस तरह की साइकिलिंग कर रहे हैं। अगर आपकी कंडीशंस हार्श हैं, धूल मिट्टी बहुत है, तो हो सकता है कि उसमें भी आपको 150-200 पे करना पड़ जाए, बट आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा उसके साथ। जैसे रोज अपन नहाते हैं और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट साइकिल की चेन को क्लीन करना और उसको ट्यूनिंग करना होता है। और जहाँ तक कैसेट की बात है, अगेन अपन चेन ये जो डिग्रेसर होते हैं उसको कैसेट के ऊपर स्प्रे करके लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अच्छा। उससे जो मक लगा हुआ है उसके ऊपर वो लूज हो जाएगा डिग्रेसर की वजह से। एक बार लूज हो जाए उसकी वजह से इस तरह का कोई भी कपड़ा आप लीजिए, कॉर्नर से करिए, यूँ पकड़िए, उसको चेन के बीच में ऐसा घुसाइए, अभी देखिए ये वाली और ये आगे वाली आपको शाइनिंग अलग दिखेगी। इस तरह से क्लीन करेंगे तो आपका पूरा जो है वो कैसेट जो है क्लीन हो जाएगा। अब आप गियर चेंज करके आगे पीछे करके चेन को पूरा कैसेट क्लीन कर सकते हैं। ये जितना इसमें जितना कचरा कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा जी। दिस इज स्टिल बेटर है मेरी गाड़ी इसमें भी यही तरीका है। यहाँ से आप पकड़िए पीछे से, यहाँ पीछे हाथ रखिए और रिवर्स घुमाइए। सेम इसके वाले में भी यहाँ पे हाथ रखिए, पीछे घुमाइए। जो बीच का हिस्सा ये वाला है उसको अगेन इस तरह से कपड़ा रख के यहाँ घुसाइए और ये क्लीन हो जाएगा बीच में। बहुत इजी है, किसी में भी कोई इशू नहीं आएगा। आपको कुछ भी खोलना नहीं पड़ेगा साफ करने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि जो बहुत सी साइकिलें अभी जो लेटेस्ट आ रही हैं सब में क्विक रिलीज सिस्टम होता है। ये जो पहिए जो हैं वो अपने को नट बोल्ट से खोलने नहीं पड़ते। तो ये क्विक रिलीज होता है, अपन यहाँ से यूँ करेंगे, एक ब्रेक ये यूँ करेंगे, व्हील खुल जाता है फटाफट। आराम से खोल के कपड़े से आप पूरा कैसेट या जो भी व्हील में साफ़ करना है वो आराम से कर सकते हो। जो लिक्विड की बात कर रहा था मैं कि व्हील के रिम पे नहीं गिरना चाहिए, वो गिरने का डर ख़त्म हो जाता है। ये भी आप अलग से क्लीन कर सकते हो। जो ब्रेक पैड्स होते हैं, अगर आपके आवाज़ कर रहे हैं, सिक्वल की कुछ आवाज़ आ रही है उसके अंदर, तो जो अपना मेडिकल स्पिरिट होता है, अल्कोहल जिसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो आप यूज़ कर सकते हो। उससे वो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ब्रेक लगाते हो काम आती है ब्रेक पैड की। वो एक्चुअली मॉइस्चर होता है जो ब्रेक पैड में कैप्चर हो जाता है। उसको हटाने का तरीका या तो अल्कोहल में उसको डुबा के रख दो थोड़ी देर, तो वो कचरा जो है वो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इसको डिटर्जेंट से पहले साफ करके फिर ऑयलिंग करना है सर? डिटर्जेंट लगाएंगे तो क्या होगा कि वो जो ऊपरी कचरा बचा है वो भी क्लीन हो जाएगा और हल्की सी चेन में चिकनाई रहेगी डिटर्जेंट की वजह से। और फिर उसके बाद ऑयलिंग करें? सूखने के बाद। तो जैसे कई बोलते हैं कि इसमें है ना मशीन का तेल डालना, तो क्या ठीक है? क्या डाल सकते हो मशीन का ऑयल, बट उसकी क्वांटिटी अपने को कम रखनी पड़ेगी। जितना कम डालेंगे उतना, क्योंकि वो भी क्या होगा, धूल मिट्टी को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप मशीन का तेल यूज़ करते हो तो आपको हर
50-100 किलोमीटर तक वापस से कपड़ा मार के साफ रखना पड़ेगा चेन। ओके, अगर वो कर सकते हो आप तो बढ़िया यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अच्छा लिक्विड होगा। ऑप्शन है मतलब। बिल्कुल है। पर इन उसको लिक्विड क्लीनिंग पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपका जो खर्चा आप वहाँ बचा रहे हो ना, वो क्लीनिंग में खर्चा टाइम है। देने पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बेस्ट यही है कि इसको यूज़ करें अपन। इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे तो बेस्ट है, मतलब क्योंकि आपने देखा कि भाई मेरी चेन साफ़ दिख रही है, तो कारण उसका यही है कि हम लोग टाइम पर ध्यान रखने की साफ़ है, और कुछ भी नहीं। तो पहले डिटर्जेंट से पूरा क्लीन कर लें, फिर इसको अपन पहले डिग्रीसर, सबसे पहले डिग्रीसर लगा के छोड़ सकते हो चेन अगर बहुत गंदी है तो। ये चीज़ें क्या होती है, इनके सेल्फ क्लीनिंग एजेंट होता है अंदर ही, तो वो थोड़ा सा जो कचरा लगा उसको लूज़ कर देता है। फिर आप कपड़े से करेंगे तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। जितना मोटा कपड़ा लेंगे चेन उतनी अच्छी साफ़ है। अच्छा, अगर बार बार चेन उतर रही है तो वो ख़राब है, आपकी ट्यूनिंग ख़राब। क्यों नहीं खराब? उसमें चेन का भी हो सकता है कि चेन भी खराब हो सकती है। चेन खराब हो सकती है, कैसे खराब हो सकती है, बट मेन प्रॉब्लम ट्यूनिंग है। अच्छा, ट्यूनिंग खराब है तो चेन उतरेगी, या दूसरी जो आवाज़ें आ रही है वो आएंगी। उसका रेगुलर मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि अगर कितने किलोमीटर के बाद चेन भी बदलना पड़ती है? यूजुअली क्या होता है कि एक जनरल चेन की लाइफ होती है 3000 किलोमीटर के आसपास। अगर 3000 किलोमीटर आपकी चल चुकी है तो आपको चेन एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। उसके चेन चेकर टूल आते हैं, वो है हमारे पास स्टोर पे, वो आप चेक कर सकते हो उससे चेन की लाइफ है कि नहीं। होता क्या है कि चेन चल के स्ट्रेच हो जाती है। जब ये स्ट्रेच हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो आपके कैसेट के जो टिथ हैं, इसके टिथ की जो बीच की डिस्टेंस है वो उस चेन को आप पसंद नहीं आ रही है। अब अगर आप उसी घिसी हुई चेन को चलाते रहेंगे तो क्या करेगा, वो इन टिथ के बीच की भी डिस्टेंस को बढ़ा देगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेटल है, घिसेगा तो ज़रूर। ये जो घिसने की वजह से जो कैसेट के बीच की जो डिफरेंस बढ़ रही है, अब जब भी आपकी चेन टूटेगी या एक्चुअली जब आप चेंज करोगे तो आपको चेन के साथ कैसेट को भी चेंज करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरानी कैसेट को अब नई चेन नहीं पसंद आएगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, चेन आपने नहीं लगाई, उसकी लिंक छोटी है, तो वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली बैठेंगी नहीं, तो स्लिप होगी, गियर नहीं चेंज होंगे प्रॉपर, वो सब प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि जब भी आप सर्विस करवाएं, भले 300 पे करवाएं, 600 पे करवाएं, 1000 पे करवाएं, हर बार जिस भी मैकेनिक साहब करवाते हैं उसको बोल दो कि मेरी चेन की लाइफ चेक करो। अगर वो बिना टूल के चेक कर रहा है, उसको बोले टूल है तो चेक कर, बिना उसके मत चेक कर। नोबडी कैन सी कि ये अपनी आंखों से देख के बता दे कि चेन की लाइफ बची कि नहीं बची। इतना कोई भी एक्सपर्ट मैकेनिक नहीं है आपके पास। तो या तो आप खुद से करना चाहते हो बिना खर्चे से, तो एक आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाएगी कि लिंक टू लिंक कितनी डिस्टेंस होना चाहिए। वो कागज़ के ऊपर आप लिख लो या स्केल लेके देख लो कि इतनी डिस्टेंस है, वो आप चेन में 4-5 जगह पर चेक कर लो कि भाई प्रॉपर डिस्टेंस उतनी जितनी मेंशन है उतनी है या ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई है मतलब आपको चेन बदलने के टाइम आ गई। जितना जल्दी ये चेन आप चेंज कर लोगे आपकी कैसेट ख़राब नहीं होगी। बड़ा खर्चा ये है, चेन बड़ा खर्चा नहीं है। इस साइकिल की बात करूँ तो जितने की चेन है उससे 4 गुना कीमत की कैसेट है, और हर साइकिल पे लगभग ये होता ही है। अगर आपकी 400 रुपये की चेन आ रही है तो 1200 रुपये की कम से कम कैसेट हो गई होगा। तो आप अननेसेसरी खर्चा बढ़ा रहे हो अपना। जितना चेन क्लीन होगा उतना आपका दूसरा खर्चा हमेशा कम होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है। जनरली इंदौर में अपन हाइब्रिड ही चलाते हैं, न्यू नॉर्मल में। कितनी बार ऐसा होता है कि अपन जैसे सेकंड गियर पे हैं, थर्ड करते हैं और फिर वापस सेकंड पे आते हैं तो वो चेन आवाज़ करने लग जाती है, या फिर उसके वो कराने के बाद भी नहीं होता है। बदमाशी कर रहा है आपका मैकेनिक, बदमाशी कर रहा है, तो उसका क्या इलाज है? मतलब ठीक कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी बताएंगे आप। बिल्कुल बता। बेसिकली आपकी जो ट्यूनिंग है वो इम्पोर्टेंट है। जितनी स्विफ्ट और बढ़िया स्मूथ आपकी शिफ्टिंग रहेगी ना, आपके सारे पार्ट्स के ख़राब होने की उम्मीदें या जो भी संभावना है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब आपका गियर अगर सपोज़ कि सही जगह पर चेन प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो जो हल्की फुल्की कट करता है वो उसकी लाइफ को ख़त्म तो करेगा। बताइए ना क्या हुआ? ये वही बाइक है क्या? तो इसको खोलते हैं तो इसका वो
बैलेंसिंग गड़बड़ तो नहीं कुछ भी नहीं होता। फिर से फिट कर दें इसको, हो गया। बस फिट करना है और कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिट करो, एक बार चेन को घुमाओ, गियर जहाँ लगा हुआ होगा प्रॉपरली वो आ जाएगा, बस हो गया काम। अब जैसे कि पुराने उसमें खोलते थे तो उसका वो थोड़ा मतलब वो सिंगल स्पीड में होता है, गियर वाली साइकिल में नहीं होता। जो सिंगल स्पीड आती है ना, उसमें आज भी आपको दोनों तरफ से प्रॉपरली एडजस्ट करके खींच के वो सिंगल वाले था, वो इसमें सिंगल वाले वो चक्कर नहीं है इसके। इसमें नहीं, इसमें एक्चुअली में क्या कि अपन पीछे से लगा ही नहीं रहे, अपन नीचे से लगाए, उसको सिर्फ एक ही जगह पे जाना है, टाइट होना है। बाकी सारा एडजस्टमेंट जो रहता है ना वो इस आइटम की वजह से, इसको पूरी बोलते हैं, इसकी वजह से चेन टाइट होती है। और जो सिंगल स्पीड होती है ना, उसमें आपका नट कितना पीछे किया हुआ है, उससे चेन आपकी टाइट होती है। वो अगर लेफ्ट राइट हुआ तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। अब छोटा मोटा मैं बताऊंगा कि भी किस तरह से ट्यूनिंग। अरे हाँ, अब जैसे कि ये मेरे पास तो स्प्रे वाला है अभी, बट जो आप छोटी यूज़ करेंगे उसमें स्प्रे नहीं आएगा, लिक्विड ही होता है। तो अपने को क्या करना है कि भाई जैसे लिक्विड है अपन ने लिया यहाँ पर, यहाँ रखा धीरे से, और उसको हल्का सा चला के और ऐसा घुमाना है अपने को पीछे रिवर्स में, ऐसा करके। जितना मैंने किया इतने में आपकी चेन ल्यूब हो चुकी है, अपने को और एक्स्ट्रा ल्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं। 3 राउंड हद से हद एक चेन के मिक्स होते हैं रिवर्स में चेन को ल्यूब करने के लिए। तो ये अभी मैंने ड्राई यूज़ किया है, बट जैसा मैंने बताया जो अलग अलग टाइप होता है उसमें से जो आपके यूज़ का हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैक्स इज़ द बेस्ट। आप आम जनता के लिए वैक्स बेस्ट, उसमें आपका कचरा कम होगा, क्लीनिंग में टाइम कम वेस्ट होगा। ये ल्यूब कितने का आता है ड्राई वाला? इसमें छोटी शीशी आती है एक 50 ml की, दैट्स 400 रुपीज़। vis-a-vis वेट, सेम क्वांटिटी यदि वेट का लेते हैं तो वो कितना कॉस्ट? सेम कॉस्ट है दोनों का सेम कॉस्ट। 50 ml ड्राई, 50 ml वेट, बोथ आर 400 रुपीज़। और वैक्स की एक छोटी शीशी आती है, स्वीट करके फेमस ब्रांड है, उसकी आती है 100 रुपये में 15 ml। 100 रुपये में 15 ml, तो दैट इज़ गुड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। मैं थोड़ा सा बताऊंगा ट्यूनिंग किस तरह से हम लोग करते हैं और क्या चेंज करने से आपकी साइकिल में कहाँ पर चेंज आएगा। इन जनरल जो एफडी होता है, ये एफडी बोलते हैं इसको हम लोग, और जब हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पर तो ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता है लेफ़्ट वाली तरफ से। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इन जनरल, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश कीजिए कि आप मैकेनिक के पास ले जाएं। इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू पीछे वाला। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी भी तो एटलीस्ट आपकी जो चेन है वो बड़े वाले के बजाय छोटे वाले पे चलेगी, बट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप साइकिल चला सकते हो ईजीली। तो जैसे अभी छोटे में चल रहे हो तो छोटे में आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपने को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है पीछे वाले से, और इसकी ट्यूनिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली होती है, एक होता है लोअर लिमिट स्क्रू, एक होता है हायर लिमिट स्क्रू, एक होता है इसको बोलते हैं बी नाम इसका बी स्क्रू है एक ये वाला। ये 3 स्क्रू आपको आरडी में मिलेंगे, कोई भी ब्रांड का हो। ये अभी पर्टिकुलर जो ब्रांड है ये SRAM का है, बट शिमानो का भी होगा या कैंपेनो जो उससे और बड़ी ब्रांड आती है वो भी होगा। तो आपको सब में ये 3 नट हमेशा मिलेंगे। ये वाला जो नट है ये सिर्फ टेंशन देने और लेने के लिए थोड़ा रहता है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर पे कुछ भी चेंज करने की। जो हाई लिमिट रहता है ये डिफाइन करता है कि आपकी चेन यहाँ से कितनी नीचे या कितनी ऊपर रहेगी, तो ये सिर्फ लिमिट बता रहे हैं अपन। और जो लोअर लिमिट है ये ऊपर वाले में पीछे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो सेट करने के लिए होता है। तो इन जनरल अगर आपकी सिर्फ ट्यूनिंग गड़बड़ है, जहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो आपको इन तीनों में से किसी भी नट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा 2-3 लोगों ने पूछा मेरे से कि चेन उतर रही है बार बार रिवर्स में या फॉरवर्ड में, वो हमेशा तभी होता है जब आपके लिमिट स्क्रूज ढंग से सेट नहीं होते हैं। जैसे आपने ऊपर जाके यहाँ किया और वहाँ पे जाके आपकी चेन उतरने लगी, ये अभी मैं ऊपर तक गया, अभी यहाँ पे आके रुक गई, अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये जो डिफिनेशन है ये इसको ये वाला नट देता है जो लोअर लिमिट वाला है स्क्रू। अगर इसको मैं अभी ढीला कर दूंगा तो चेन पीछे की तरफ उतरने लगेगी। that will extend further. एक्सटेंड फर्दर। सेम केस विथ हायर लिमिट, अगर हायर लिमिट का मैंने और लूज़ कर दिया तो ये अभी लास्ट में आ गया है। अब अगर मैं हाई लिमिट को लूज़ कर दूंगा तो ये इधर आके फंस जाएगा। तो अगर ये दो आपके प्रॉपर्ली सेट है तो कभी भी आपकी चेन जो है रिवर्स करो फॉरवर्ड करो कुछ भी करो उतरेगी नहीं। इसका अब एडजस्टमेंट का कोई थंब रूल है क्या कि इन दोनों का हाँ,
ये तो सिर्फ देख के ही करना पड़ता है। सबसे बढ़िया कि पीछे खड़े हो जाओ यहाँ पे आके, और हायर लिमिट के स्क्रू में आपकी जो ये जो लास्ट कैसेट का जो कॉग है, ये कॉग और ये पुली, ये पूरी ऊपर से नीचे तक सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, हायर को कितना भी एडजस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ये जो पार्ट है इसमें बेंड आ गया। बेंड आने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये वाला जो पार्ट है इसको आरडी हैंगर बोलते हैं, तो ये काला वाला पार्ट लगा हुआ है, और इसको पुली बोलते हैं। इन दोनों में से कुछ भी बेंड होगा अगर, तो कभी भी अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं होगा। तो या तो उसको मैकेनिक की ज़रूरत है या उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, वो दोनों काम करना पड़ेगा। सेम केस विथ हायर। जब हायर में जाते हो तो अगेन देखो कि पीछे से लाइन पूरी सिंगल है कि नहीं। अगर ये सेट है तो आपकी लोअर लिमिट हायर लिमिट दोनों प्रॉपरली सेट है। अब जो ट्यूनिंग होती है हमारी, वो गड़बड़ कैसे होती है, वो सिर्फ इस वाले बैरल से होती है। इसको इंडेक्सिंग बैरल बोलते हैं। जब भी हम लोग गियर चेंज करते हैं, जैसे मैंने अभी एक बार चेंज किया, ये चेन एक बार चढ़ गई और बिना आवाज़ के एकदम बढ़िया चल रही है, इसका मतलब आपकी इंडेक्सिंग प्रॉपर है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फर्स्ट में चढ़ती है प्रॉपर, बट जब उसके ऊपर जाती है तो प्रॉपरली नहीं चढ़ती है। उसका कारण एक होता है कि जो आपकी केबल है उसमें टेंशन प्रॉपरली नहीं है। तो आप क्या करो, सबसे नीचे ले जाओ वापस से, इसको देखो कि यहाँ पे जो ये दिख रही है जो तार, किसी केस में एक्सटर्नल होगी, इसमें एक्सटर्नल नहीं है अभी, बट अगर एक्सटर्नल तार यहाँ से जा रही है तो आप उसके अंदर टेंशन चेक कर सकते हो कि टेंशन आ रहा है, लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ है तो इसको यहाँ से ये वाला नट खोल के चेन इसको तार को टाइट करने की ज़रूरत है। तार अगर आप टाइट कर लेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, जो प्रॉब्लम आ रहा है चढ़ने का वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगर सब कुछ बराबर है, सिर्फ इंडेक्सिंग जो है कि मैं जब शिफ्ट कर रहा हूँ उस समय वो आवाज़ कर रहा है या नहीं है, तो वो इस वाले से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक बार करता हूँ, अभी मैंने यहाँ किया, मैं थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ इसको मैं। अभी आवाज़ करने लगा कि कट 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 आवाज़ आ रही है। अब अगर आप पीछे आके देखेंगे ना, यहाँ पर इसको भी देखना देख सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी चेन जो है ना, वो जिस कॉग में है उसके बाजू वाले कॉग को टकरा रही है। इस तरफ मैं घुमाऊंगा, आप देखिएगा पीछे से, इधर वाले कॉग को टकरा रही है। ये कारण ये है जो आवाज़ कर रहा है उसका। अब इसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये नीचे वाले को टकरा रही है, मेरे को इसको उधर घुमाना है, इधर चाहिए चेन, तब मैं इसको, आप देखना इसकी लाइन चेंज होगी, आवाज़ भी कम होती जाएगी। ये ख़त्म, एक बार और, ये परफेक्ट। अब ना तो आवाज़ आएगी ना कुछ आएगी। अभी भी लग रहा है आपको हल्की कहीं कुछ टिक टुक कुछ आ रही है, अगर तो एक ऊपर नीचे करके देख लो, क्या उससे सॉल्व हो रहा है क्या। एक और घुमाया, परफेक्ट। अब आप स्विच करके देखो कि प्रॉपर हो रहा है क्या। कहीं पर भी आवाज़ नहीं आ रही। ये जो अभी जर्क लिया इसने आते वक्त, ये जर्क नहीं है, ये स्विच हो रहा है, इसको जर्क नहीं बोलेंगे। मेरी साइकिल में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इवन तो पैडल पे भी मेरे को इसका फील होता है। वो मैं जितना अभी हुआ, अगर इतना हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। अगर आपको पैरों में फील हो रहा है, इसका मतलब है कि ट्यूनिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। केवल 4 और 5 गियर को ऊपर नीचे करने में ये होता है। सिर्फ किसी पर्टिकुलर गियर में होता है, आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर सब में हो रहा है तो ही वो प्रॉब्लम है, सब में है तो प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं। जनरल तो आवाज़ आएगी, क्योंकि वो कुछ होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिनमें आवाज़, जैसे ये पर्टिकुलर ब्रांड है Srembi, इसमें थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती है। जो शिमानो के आते हैं उनके अंदर आई कैन क्विट दी आवाज़ कम्प्लीटली, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा गियर से चेंज हो गया। शिमानो टर्निंग में तो बहुत आवाज़ आती है। बेसिक है ना सर, थोड़ा बहुत तो आवाज़ करेगा। मतलब मैं एक मिड लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग सोरा या ट्यागरा या एलिवियो इनकी बात कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर उतनी आवाज़ नहीं आती। बेसिक में थोड़ी बहुत मैकेनिज्म वैसा होता है, स्प्रिंग हार्ड रहती है, तो जब स्प्रिंग जो अपन जब ऊपर नीचे करते हैं तो बेसिकली वो स्प्रिंग है जो एक्शन कर रही है, तो जब एकदम से लूज़ होता है तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो करेगा ही करेगा। ये कैसेट कितना 8 का है कि ये वाला 11 है। 11 है। जैसे हमारा 7 का है तो उसमें भी डिफरेंस पड़ता होगा। 11 में तो बहुत पास हैं, ये स्विच कर रहे हैं। क्या होगा, जैसे 7 है तो 7 के हिसाब से ये अलग होगा। हाँ, ये अलग होगा। तो ये जो 7 वाला होगा ना, वो वैसा ही स्विच करेगा। गैप सेम रहता है, गैप सेम नहीं है, ये जो गैप है ये 7 में ज़्यादा रहता है। 7 में ज़्यादा, 11 की जो चेन है ये कंपेरेटिवली 7 से पतली रहती है, क्योंकि जब केसेट के जो कॉग है वो अगर पास में है तो चेन भी ऐसी होना चाहिए जो बीच में चले। आप 7 की स्पीड से इसको कंपेयर करेंगे तो 7 की स्पीड की चेन जो रहती है थोड़ी मोटी रहती है, 118 रहती है शायद, और ये 332 है, तो पतली है उससे। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो इसमें जैसे मैं एक बार रिव्यूज कर दूँ, अगर मान लो हमें चेन को इधर करना है तो ऊपर वाला पोर्शन को हमें ऐसे ऊपर करना है तो ऊपर घुमाना है, नीचे करना है तो नीचे घुमाना है।
तो ये क्या हमें हर एक टॉप पे करना पड़ेगा कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो? एक बार सेट हो गया तो यूजुअली कुछ करना नहीं पड़ना, क्योंकि किसी एक जगह पे अगर अच्छे से स्विच हो गया है अब करके देखो, हर जगह प्रॉपर्टी चलना ही चाहिए उसके बावजूद भी अगर कोई नीचे का या लास्ट का अगर कॉग मिस हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं हाई लिमिट लो लिमिट में या इसके तार के टेंशन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, फ्रंट में हमको रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है? फ्रंट में रोटेशन एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे नहीं, वो एफडी वाला यहाँ पे ये रोटेशन उधर भी दिया होगा ना? जब सब में नहीं आता, सब में नहीं आता, सब में नहीं आता, किसी में आता है किसी में नहीं आता है। बट क्या होता है कि जो एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर रहे हो वो वही एडजस्टमेंट है, सिर्फ उसकी माइनर प्रॉब्लम, माइनर जो चेंज है वो ये है कि वो डायरेक्टली आरडी के हिसाब से एक्ट नहीं करता। जब ये अपन यहाँ घुमा रहे हैं तो ये क्या हर आरडी का इसका जो थ्रेड है, जो थ्रेड अंदर जा रहा है, जितना अपन उसको घुमा रहे हैं वो इस आरडी के हिसाब से परफेक्ट किया हुआ है। लेकिन जो इसके शिफ्टर के ऊपर जो घुमाने का दिया हुआ है वो सिर्फ शिफ्टर के हिसाब से, आपने आरडी का लगाया उसको पता नहीं है। अच्छा, मतलब वो इसको तो वो टेंशन तो आएगा, लेकिन तार के अंदर टेंशन आएगा, बट जितनी अच्छी इंडेक्सिंग ये वाला रोलर करेगा वो रोलर उतनी अच्छी इंडेक्सिंग नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आएगा ही आएगा। अब एफडी की बात करें अगर 99% एफडी के अंदर जो ये रोलर हम जो यहाँ घुमा रहे हैं, ये रोलर यहाँ पर तार के अंदर होगा, जैसे ये तार के अंदर है। तो अगर ये वाला हैंडल है तो इस तरह से तार में होगा, और अगर स्ट्रेट हैंडल है तो जैसा सर ने बताया ऊपर रोलर होता है तो वो ऊपर रोलर रहेगा। तो एफडी का एडजस्टमेंट सिर्फ उस सिंगल रोलर के ऊपर डिपेंडेंट करता है, इसलिए उसकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। पर्टिकुलरली अगर मैं इस वाले इसकी बात करूं तो जैसे ये मैंने चेंज किया, ये चेंज हो गया एक बार में, और यूजुअली ये ऐसा ही चलना चाहिए। रोड बाइक के अंदर यूजुअली आपको 2 रिंग मिलेंगे, हाइब्रिड के अंदर और एमटी के अंदर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, सिंगल भी आता है आगे वाला। अगर सिंगल है तो कोई ज़रूरत ही नहीं शिफ्टिंग की, अगर 2 है तो वो सिर्फ एक बार स्विच कर रहा है। तो बेसिकली क्या करना होता है, ये अपनी तार है वो हमेशा नीचे वाले के हिसाब से टाइट होना चाहिए। यहाँ पे लाओ, ये तार का टेंशन आप चेक करो कि प्रॉपर है कि नहीं है। अगर ये प्रॉपर है तो आपका हमेशा जो शिफ्टिंग है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है कि ये जो बाहर वाली प्लेट है ये चेन के ऊपर टकरा रही है और हल्की फुल्की आवाज़ कर रहा है, वो चलने से अभी नहीं कर रहा है, बट अगर करे ये टकरा रहा है इससे अगर, तो जो ये वाला रोलर है इसको आप टाइट करेंगे हल्का सा, तो ये जो आपका वो है एफडी वो इधर खसकेगा, उसके बाद वो प्रॉब्लम आपको नहीं है। जो लिमिट रोलर में, सॉरी आप बता। हाँ बोलिए। इस टाइप के रोलर में टाइट करने का मतलब क्या होता है? किस तरह टाइट मतलब लंबा होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज, हमें यही समझ। अलग अलग रहेंगे सर, अलग अलग क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। 99% हमेशा क्लॉकवाइज से टाइट होता है वो, और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, बट उल्टे भी आते हैं। इसके अंदर भी लिमिट स्क्रूज होते हैं, एफडी के अंदर भी। तो अपने को दिखाना है कि वे ऊपर जो है वो कितना ऊपर जाएगा और नीचे वो कितना नीचे जाएगा, ताकि आपकी चेन ना उतरे। वो दोनों यहाँ पर होते हैं ऊपर, किसी को देखना हो तो यहाँ देख सकता है, ये दोनों है यहाँ पर। तो इनमें भी आप लोअर लिमिट हाई लिमिट एडजस्ट करना सबसे पहला रूल होता है, किसी भी एफडी में आरडी में ही चढ़ना चाहिए। इन जनरल आपकी जो ये जो काम है लोअर लिमिट और हायर लिमिट स्क्रू सेट करने का, ये मैकेनिक वेरी फर्स्ट टाइम करता है। उसके बाद आपको इन जनरल ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, जब तक आप एफडी या तो चेंज नहीं कर रहे हो, या एफडी का कहीं एक्सीडेंट होकर कुछ डैमेज हो गया है उसको आप ठीक कर रहे हो, तो ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे इसमें एक विजुअल एक असिस्टेंस था कि आप पीछे से देख पा रहे थे कि एक लाइन में होना चाहिए। हाँ, इसमें भी ऐसा कुछ है क्या कि आप इसमें नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें खाली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बस जो एफडी है वो टकराए ना बस, और स्विच जो है वो ट्रायल एंड एरर ही है। ट्रायल एंड एरर तो है, ट्रायल एंड एरर तो है। इनकी कुछ मेथड्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये परफेक्टली फिट हो, ये कितना ऊपर नीचे फिट हुआ है साइकिल में, कितना आगे पीछे फिट हुआ है, वो सारी मेथड है, बट वो फिट करने से रिलेटेड है। वो एक आम आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं खुद घर से करूँ। वो अगर आपने प्रॉपरली किया हो तो हो सकता है कि 99% प्रॉब्लम आए ही ना जो ट्यूनिंग से रिलेटेड होती है। वो सी बात जो दिक्कतें आती हैं कि लोगों को शुरू से नई साइकिल खरीद के मेरे पास लेके आ रहे भैया इसमें तो यार वो फलानी जगह से खरीदी हमने, लेकिन ये ट्यूनिंग ही प्रॉपरली नहीं हो रही है। यूजुअली क्या होता है कि ये जो इसकी जो हाइट रहती है वो एक डिसाइडेड हाइट है कि वो इस चेनिंग से कितनी ऊपर होना चाहिए। वो अगर प्रॉपरली नहीं है तो भी दिक्कत देगा। वो अगर हम प्रॉपर कर दो तो कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो खुद से शिफ्टिंग स्मूथ हो जाती है। ये हो गया बेसिक मेंटेनेंस जो ट्यूनिंग से रिलेटेड था। एक 2-3 चीज़ें जो चलाते वक्त आती है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से आ रही है। सपोज़ आप पेडलिंग कर रहे हैं और पेडलिंग करते हल्की सी कट
कट कट कट कट साउंड आ रही है। सबसे पहला जो एजम्पशन है वो ये होना चाहिए कि शायद कोई ना कोई जो ये इनकी तारें हैं, जैसे मैंने तार नीचे मोड़ के रखी है ये वाली, ये तार अगर बाहर है, अब अगर पेडलिंग करूँगा तो ये हर बार टकराएगा। ये टकरा रहा है, ये कट 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 करेगा। तो ये तार जो है वो हमेशा सही जगह पे होना चाहिए। अगर सही जगह पे है तो आपकी आवाज़ नहीं करेगा। जैसे ये तार है, ये वाली तार बाहर है, कुछ आरडी के अंदर तार ऊपर से पीछे की तरफ लगती है, तो ये तार यहाँ पे होती है नीचे की तरफ यहाँ पर, और जब आप गियर चेंज करते हो वो तार जब आगे बढ़ेगी जाके ताड़ी में टकराएगी, ताड़ी में टकराएगी तो कट 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 आवाज़ करेगी। ये दो सबसे बेसिक चीज़ें, जब भी आपकी साइकिल आवाज़ करे, कोई भी जो कंसिस्टेंट कट 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 आवाज़ है, तो इन तार की वजह से हो सकती है। अगर ये तार आपकी उल्टी जा रही है और यहाँ पे टकरा रही है, सारे गियर चेंज करके देख लो, सिर्फ तार को उल्टा घुमा के यूँ कर दो और यहाँ पे कॉर्नर में हल्का सा उसको दबा दो, तो ये जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। सेम विथ एफडी, ये जो तार है इसको आप अंदर ले जाके यहाँ थोड़ा सा दबा दो, ताकि वो ना टायर में टकराए ना वो किसी और चेन रिंग वगैरह में टकराए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके बाद फिर भी अगर कोई कट कट आवाज़ आ रही है तो आप चेक करो कि जो पेडल हैं आपके वो कितने स्मूथ चल रहे हैं। क्या पेडल के अंदर कोई हल्की सी खड़खड़ खड़खड़ या कट कट कुछ आवाज़ तो नहीं है? तो पेडल के अंदर जो बेरिंग्स होती हैं वो आवाज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेडल जो है वो खुल जाते हैं, बेरिंग चेंज हो जाती है, और आजकल जो पेडल आ रहे हैं जो ये 500 से 1500 की रेंज के पेडल्स होते हैं, उनके अंदर यूजुअली कुछ भी मैकेनिज्म नहीं कि जो रिपेयर हो सके, तो आपको निकाल के चेंज ही करना है। इसमें भी डीग्रीसिंग वगैरह करना चाहिए अपने को? किसके अंदर? ये पेडल में, ये वाले पार्ट में, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अच्छा, कभी कभी आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा स्मूथ नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल आप ड्रिप कर सकते हो अंदर, बट इन जनरल क्योंकि सब ग्रीसिंग वाले पार्ट है ये। अच्छा, आपकी पूरी साइकिल में चेन में सिर्फ ऑयल डलता है, उसके अलावा कहीं पर भी ऑयल नहीं डलता। जैसे पहले जल्द सब जगह डालते थे, वो गलत वो गलत मैं तो अभी भी डालता हूँ। वो गलत है। आपकी चेन वगैरह यूज़ करते हैं वो WD-40 वो इंडस्ट्रियल डिग्रीसर है सर, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे आप ब्रेक देखेंगे मेरा अभी ये वाला, इसमें आपको एक ऑयल की एक सिंगल बूंद भी नहीं दिखेगी। आप ब्रेक चला के देखेंगे, इट्स परफेक्टली फाइन। जनरली उसका जो रिटर्न एक्शन है वो रिटर्न एक्शन स्प्रिंग बेसिस पे, आपका ऑयल उसको कोई स्मूथनेस नहीं दे रहा, क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्मूथनेस नहीं दे सकते ना आप। और स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं जहाँ पे वो एक्चुअली टेंशन है वो चल रहा है प्रॉपर, तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल आपकी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ चेन में जाएगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं। लोग क्या करते हैं, कैसेट के ऊपर डाल देते हैं, उनको लगता है कि स्मूथ चलेगी, वैसा नहीं होता। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इस पे डलना है, उसके अलावा कहीं भी ऑयल नहीं डलना। स्क्रू वगैरह व्हील में भी नहीं डलता ऑयल, स्क्रू वगैरह कहीं पर भी नहीं। स्क्रू वगैरह डालते थे, इसमें भी कहीं भी ऑयल नहीं डालना। मैं तो अभी भी डालता हूँ। सिर्फ और सिर्फ चेन के अलावा पूरी साइकिल में कहीं पर भी ऑयल नहीं डलता, कहीं पर भी। जितना ऑयल बाकी जगह डालोगे उतने आपके जो प्रोडक्ट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो सब डिग्रेड हो। भले वो बेसिक 4000 वाली साइकिल हो या वो 4 लाख की साइकिल, वो दिक्कत तो देगा ही देगा। ऑयल जो है ज़रूरत ही नहीं होती। कारण बताता हूँ मैं आपको। अगर जैसे सर ने व्हील का पूछा, व्हील के अंदर क्या होता है कि छर्रे होते हैं अंदर, छर्रे कंटिन्यूस चल रहे होते हैं। जब आप ऑयल डाल देते हो बाहर से तो ऑयल ड्रिप होके जाता है अंदर। अब अंदर क्या प्रॉपर ग्रीस पहले से है, ग्रीस है अंदर, वो ऑयल उस ग्रीस को शैलो कर देगा। वो जितना शैलो करेगा वो ग्रीस या तो कचरा होकर बाहर निकल जाएगा, या जो ऑयल बाहर से अंदर गया है वो साथ में कचरा, कंकड़, पत्थर लेके जाएगा अंदर, जो आपके छर्रों को जाके लाइफ ख़त्म कर देता है। छर्रे घिस घिस के कट जाते हैं। जितना कचरा जाएगा उतनी जल्दी घिसेंगे। तो जो आपके व्हील का परफॉर्मेंस ख़राब होता है छर्रों की वजह से, वो ये से होता है, ऑयल की वजह से। अगर आपने सपोज़ कि आज आप गए मार्केट में, मैकेनिक को बोला कि भाई ये तो व्हील खोल, साफ़ कर, ग्रीस लगा और ऊपर से कुछ मत डालना। एक बार आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो ये जो ग्रीस अंदर डाल दिया है, दिस शुड बी गुड फॉर नेक्स्ट 1 and 1.5 ईयर बिना किसी प्रॉब्लम के। ग्रीसिंग प्रॉपर होना चाहिए, छर्रे सारे इंटेक्ट होना चाहिए। कोई भी छर्रा, एक छर्रा भी ख़राब है तो यू शुड चेंज इट। कभी भी छर्रा चेंज करते हो तो पूरा सेट चेंज करना चाहिए, सिंगल छर्रा चेंज नहीं करना चाहिए। आपस में उनकी लाइफ जुड़ी हुई रहती है क्योंकि एक साथ चेंज होते हैं। सीट पोस्ट की हाइट कितनी होना चाहिए और अपना बॉडी पोस्चर साइकिलिंग में बैठते वक्त कैसा होना चाहिए, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना मेंटेनेंस पार्ट जो बेसिक था वो कवर हो चुका है। मैं एक बार आपको बताता हूँ कि अगर जब साइकिल चलाते हो आप तो साइकिल की सीट, साइकिल का हैंडल, जो बेसिक बाइक फिटिंग है वो कैसी होना चाहिए। इससे एडवांस भी होती है, बट अपन बहुत बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो बैठ जाइए, ऐसा करना पड़ेगा तो फिर आपकी सीट की हाइट वो ज़्यादा ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया आप सीट की हाइट से। पाँव रख के बैठ जाइए, मैंने पकड़ी। हाँ,
अब आप पेडल को है ना वर्टिकल करके स्ट्रेट कर लीजिए पूरा, बस। अब जैसे क्या है कि सर ने जब पेडल पूरा नीचे रखा हुआ है तो इनके घुटनों में बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, मोल्ड नहीं है, एंगल नहीं है। ये होती है सबसे बेकार फिटिंग। कारण इसका कि जब आप साइकिल चला रहे हो तो जो ये डाउनवर्ड पोजीशन है जहाँ पर अभी पेडल है, जब यहाँ पे पेडल होगा और कोई जर्क आ गया रोड पे कि भाई पॉट होल है या स्पीड ब्रेकर आ गया और इसी सिचुएशन में पेडल है अगर, तो इतना गंदा जर्क मारेगा आपके घुटनों पर या हिप पर, आपको उस समय भले ही महसूस नहीं होगा बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्यूचर में नुकसान आएगा। होना क्या चाहिए कि जब आपका पैर बिल्कुल नीचे है एकदम बॉटम में, तो ये जो जगह है घुटना, इसमें 25 से 35 डिग्री का एंगल होना चाहिए सबसे नीचे, ये सवाल इतना होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो आपका जो पूरा मोशन है पेडल का वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी इन जनरल साइकिल चलाते वक्त। अब आपको क्या करना है, जब पैर रखना है पेडल के ऊपर तो ऐसा रखना है कि जो ये रखने वाली हड्डी होती है ना, ये वाली, ये पेडल के स्पिंडल से मैच होना चाहिए। सही। अभी ये अब परफेक्ट, ये अगर यहाँ पे होगा तो आपकी पेडलिंग इफिशिएंट होगी और जितना आप सर्कुलर मोशन घुमाते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब फ्रंट पूरा अगला पंजा पूरा रखना उसका। पूरा पंजा नहीं, हाँ, ध्यान रखना है आपने को जो रखने वाली हड्डी है ना, ये वाली, हाँ, ये हड्डी पेडल के स्पिंडल से मैच होना चाहिए। ठीक है। स्पिंडल किसको कहते हैं? जो सेंटर पार्ट है पेडल का, जो अटैच्ड है, हाँ, मतलब वो जो जिसको रोटेट कर रहा है वो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। अपना जो क्या होता है कि जब अपन चलाते हैं, जैसे मैं पेडल मार रहा हूँ अभी, मेरा जो पूरा फोर्स ड्रिवन है वो उस हड्डी पे जाकर खत्म हो जाता है, उसके बाद ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा पावर। ये जो सेंटर पॉइंट है, हाँ हाँ, ये आपकी जो हड्डी है टकने वाली, उससे मैच होना चाहिए, उसका होना चाहिए, उसके एक्चुअल सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा हाँ ठीक है। पंजा भी नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा और बिल्कुल पीछे हल्का सा, पंजा नहीं चाहिए। और थोड़ा आगे हल्का फिर लंबी ड्राइव में तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब थंब रूल तो कर यही सकते है। हैं, आप- बट थंब रूल यही है, थंब रूल अगर आप यही लॉन्ग है। राइड में भी फॉलो करेंगे ना इसको तो आपको फायदा ही होना है। मैं तो तो जैसे हम लोग शूज यूज नहीं, करते नहीं, हैं ये कंफर्टेबल। नहीं, हम लोग इन साइकिलों में शूज यूज करते हैं जो पेडल में अटक जाते हैं, हाँ, फ्लिप वाले, हाँ, उसकी पोजीशन सेटल ही इससे होती है कि आपका ये पार्ट उससे नहीं जुड़ा है, अब उसमें पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती। एक बार अटक गया जूता तो अटक गया, चलाना वैसे ही आप, तो फायदा क्यों होता है, क्योंकि वो आपकी पोजीशन फिक्स बनी हुई है, चेंज नहीं हो रही है बार बार। इसमें तो नहीं होगा ना, ये तो अलग। अभी निकाल दिया मैंने, बच्चे भी चला रहे थे घर में तो मैंने निकाल दिया था, बट मैं उसी को चलाता हूँ पहन के, तो वो आपका परफेक्ट पोजीशन रहता है फिक्स उससे। वो एक पैडल्स आते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो तो निकालने करने की जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। टायर को बाइसिकल से निकालना और ट्यूब चेंज करना या पंक्चर बनाना एक बहुत बड़ी कला है, ये भी ज़रूर सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आती ही है। अब जैसे साइकिल है, इसको अपन जो है बेस्ट काम होता है, इसको उल्टा रख लो, ओके, ठीक है। ये आपने यूं किया, ये इसको ढीला किया, 5 राउंड मोस्टली सारे ढीले हो जाते हैं, उसके बाद खाली खींचना है बस, ये आ गया हुआ है। वाओ, दैट इज इट। और वापस लगाना है, तो अब ये डिस्क वाला है, इसे ध्यान रखना पड़ता है कि डिस्क में जाए अंदर वो ब्रेक के वहाँ पर, बट अगर रिम वाला है तो वो और इजी हो जाता है। ये लगाना है खाली अच्छा, अपने, इसके अंदर जाना चाहिए बराबर। डिस्क ब्रेक है वहाँ पर, ये गया, ओके, बना हुआ इसको अपन ने वापस टाइट किया और इसको अपने को नॉर्मली टाइट करना है, एकदम इंडियन टाइट की हथौड़ी मारना है वो नहीं करना है। ऐसा करना है कि ये इतना टाइट हो जाए और मेरा हाथ को लगने लगे कि यार नाउ इट इज टाइट, इसका करके दबा देना, ये हो गया काम, परफेक्ट। पिछला वाला है, अगर ये थोड़ा टीडीएस सबसे पहली चीज पिछले वाले में करने के लिए कि चेन को आप सबसे पहले छोटे वाले कॉग में ले जाओ, गियर चेंज करके। वो कैसे होगा कि अपने किया है यहाँ पे, छोटे में ही है। छोटे में जा ही नहीं रहा, उसका ट्यूनिंग की प्रॉब्लम है, वो मेरी ट्यूनिंग। अच्छा, गियर जब भी चेंज करेंगे अपन रोटेट करके ही चेंज करना है ना। ये मतलब होगा ही नहीं गियर तो रोटेट करके रोटेट चेंज होगा ही नहीं। तो सबसे छोटे वाले में रहना चाहिए। हो रहा है तो ये भी हो रहा है, मतलब कैसे वहाँ से जाएगा ही नहीं सर वो, टक वो सेटिंग नहीं है ना। टक टुक है तो मतलब गड़बड़ है, सेटिंग प्रॉपर है ही नहीं। ये जैसे अब मैंने इसको खोला, इधर से पकड़ के इसको 4-5 राउंड ढीला किया। ओके, एक तो कभी भी जब जैसे इस तरह की कोई तार आपको दिखती है ना, इसके प्रॉपर केबल एंड्स आते हैं जो इसको ढक्कन लग जाते हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक है कि भाई कभी भी काम करते वक्त ये हाथ में छिल विल जाएगा, घुस जाता है, खून निकलेगा, सब गड़बड़ करेगा। इसको प्रॉपर घुमाओ, इसके केबल एंड्स आते हैं वो ऊपर लगा दो। किसी भी मैकेनिक के पास होना चाहिए, मैकेनिक के पास नहीं है मतलब उस मैकेनिक आपको अगली बार जाना नहीं है,
आपकी साइकिल के लायक नहीं है वो आदमी, अगर उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो। ये ढीला किया मैंने, ये इसको आरडी जो है इसको पकड़ा, पीछे की तरफ यूँ किया, स्प्रिंग रहती है उसके अंदर, और ये सीधा ऊपर करके बाहर। ये सभी का ऐसे ही होता है, भले फिर वो 99% 99% अगर ये इसको दबाना तो पड़ता ऐसे ही आएगा वो। ये आरडी को ऐसे सीधा करना पड़ता है। अब ये खुल गया नहीं, खुल गया ना, इसको ऊपर करना पड़ेगा। अब दो काम करने पड़ेंगे। यही रहता है, ये टॉर्नी है सर, टॉर्नी है क्या? ये ऊपर और ये पीछे। ओके। खुलने के बाद, जब खुलेगा नहीं तो ये ऑटोमेटिक पहले ऊपर ही रहता है, क्योंकि व्हील में चेन, ये इसमें चेन में लगा हुआ रहता है व्हील, तो ये वैसा रहता है। बट अगर आप इन जनरल जब इसको ऊपर करेंगे तो ये पीछे इस तरह से यूँ आता है। ये फिट करते समय अब फिट करते समय ऐसा रखना पड़ेगा मेरे को। हमेशा चेन जो है वो आपके लास्ट कॉग में रखोगे आप, जल्दी लगेगा। ओके। ऊपर वाले में रखोगे जल्दी नहीं लगेगा, दिक्कत आएगी। अब इसमें क्या डिस्क ब्रेक है, तो मेरे को दो चीज़ें देखनी है कि ये डिस्क ब्रेक में जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है, और इसमें भी प्रॉपरली जा रहा है। और चेन बराबर आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा अटक रहा है, इसको अपन ने ठीक किया, ये चला गया। बहुत बढ़िया। ये यार जितने में बहुत काम की चीज़ बताई आपने। ये जो खोलने के लिए सर इसको फिर से ऊपर कर लिया, जैसे खोलना है तो बस सेम, इसको ढीला किया, हाँ। इसको ऊपर किया। बहुत अंकल, अगर जब हम आगे वाला ब्रेक लगा रहे हो तो अगर थोड़ा टायर राइट या लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हो रहा हो तो वो बड़े ट्यूनिंग गड़बड़ है, जो ब्रेक है ना वो एक तरफ से ज़्यादा फोर्स से लग रहा है। अच्छा, जब आपने ये बताया इसका सफाई करनी है, हाँ, तो ये निकाल के और फिर निकाल के करेंगे तो बेस्ट काम है, निकाल के करेंगे तो बेस्ट काम है। मतलब एक बट दिन निकल बैठ नहीं के- रहा हो तो जैसा मैंने बताया वैसा कर सकते इसको साफ कैसे करें? इसके ऊपर जो धूल जम जाती है बहुत ज्यादा, हैं। या डिग्गी से चेन सर, को? आप थोड़ा सा लेट हो गए ना, वो डिग्गी से मैंने बताया था इसके पहले। अच्छा, अच्छा। डिग्गी से क्लीन करेंगे कपड़ा लेके, तो वो पूरी आपकी चेन और ये आपका ये सब प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। बनाना है, व्हील निकालना। सबसे पहली बात तो कि ब्रेक को अपने को लूज करना है। मेरा 11 पे ये हो गया ब्रेक लूज, नीचे होता जाएगा ना, मेरी ताकत लगती जाएगी। कार निकालनी है खाली, ब्रेक लूज हो जाएगा। तो करके दिखा वापस। 11 पे मेरा ये जब के काम हो कैसे गया। निकाला आपने? इजी है, खाली ऐसे लगा हुआ है बस। हाँ हाँ हाँ। इसको मैंने यहाँ दबाया, ये लूज किया, यहाँ से निकला, ये छोड़ दिया, अच्छा लूज हो गया। ये क्विक रिलीज है, इसको 5 राउंड घुमाया मैंने, ये ढीला हो जाएगा। अब सपोज कि ये टायर पंचर है, कोई भी पिन से हो जाएगा। अब जैसे कि ये पंचर हो गया, इस तरह के लीवर्स आते हैं। अभी जैसे मेरे तो ये वर्कशॉप वाले हैं, बट ऐसे छोटे लीवर मिलते हैं हमारे पास स्टोर पे, वो आप ले सकते हो, अपना रख सकते हो बैग में, छोटे से कैरी कर सकते हो साथ में। ये जो कहा जाता है इससे भी हो जाता है, ये वाला हो जाता है, ये निकालो दोनों आगे का पीछे का, और जो ये वाला पार्ट है यही काम करता है जो ये कोने वाले का, बट वो उतना स्ट्रांगली एक नहीं करेगा, वो पर ये इमरजेंसी निकाल कैसे सकते हैं फिर इसको? घूम जाता है ये आगे। ये कभी ध्यान नहीं दिया हमने। नहीं, ये इसीलिए मैंने कहा, मतलब वो तो सब ठीक ये है, आता है, अपने इससे पास खुल ये जाते हैं, ये वाला जो है ना इससे खुल जाता है टायर, पर वो हाँ, कभी नोटिस नहीं किया कभी। इफेक्टिव नहीं रहेगा इतना। हम लोग करते हैं रेसेस वगैरह में, इमरजेंसी में ये यूज़ करते हैं, वजन कौन कैरी करे इसके लिए। अब जैसे ये मेरे पास है लीवर, इसको आप लगाया अपन ने टायर के अंदर यहाँ पे, अपना पंचर वाला भी ये प्लास्टिक के सर ये ना ये प्लास्टिक के हैं। ओके, वो लोहे वाले जो सरकारी चलते हैं लोगों वो के तो आपके रिम खराब कर देंगे ना अगर अच्छी साइकिल है तो। ओके। वो दूसरी बात कि ये सब टायर वैसे ही बहुत नरम रहते हैं जो अपन यूज़ करते हैं, नायलॉन वाले टायर्स हैं, जी। इनको उनकी ज़रूरत नहीं है। और आपके जो ये रिम है इसमें जो निशान लगते हैं वो मेटल वाले से ही लगेंगे, इससे नहीं लगेंगे कभी भी। डैमेज एक बार आपने सही इतना सा खोल दिया इसको अगर, तो ये अटका के आप यहाँ से घुमा सकते हो ऐसा।
सर पंचर ही नहीं हुआ कभी। नहीं हुआ ऊपर। साइकिल में अभी कोई ट्यूबलेस का कॉन्सेप्ट नहीं आया क्या? आता है सर। सर वो एक लिक्विड जो आता है उसको डाल के चला सकते हैं क्या? वो कुछ बिल्कुल आता चला है सकते हो। जिससे कि वो पंचर बिल्कुल चला सकते हो सर, बिल्कुल चला सकते हो, उससे वो पंचर ऑटो फील हो जाएगा। अच्छा। अब ये एक बार खुल गया, इसको यहाँ से जहाँ पे वॉल्व है थोड़ा सा पीछे करके डालना पड़ेगा वो लिक्विड, पता नहीं ऐसा कुछ आता है बाइक आता है, सीलेंट आता है। माइनर पंचर को सील कर देगा। हाँ ट्यूब बाहर आ गया। क्या बात है। अब जो है अपन जैसा सपोज जहाँ भी हवा थोड़ी सी, अपने छोटा पंप होता है साथ में कैरी करने के लिए, वो कैरी कीजिए जैसा लगाए साइकिल में, ये लेके और आप हवा फिल कर लीजिए और थोड़ा सा चेक कर लीजिए भाई कहीं पर जैसे ऐसा पास में लेके हवा की जो भी यहाँ लग रहा है फील हो रहा है, वहाँ पर आप पहले हवा निकाल के उसको रब कर लीजिए। एक जो पंचर आती है, जो छोटी सी किट मिलती है बाज़ार में, उसमें थोड़ा सा एक सैंड पेपर रहेगा और 5-6 उसमें टिकलियाँ रहती है। वो सैंड पेपर से पहले आप इसको घिस लो, घिसने के बाद जो है रब करके और टिकली लगा लो, ये पंचर बन जाता है। बहुत ईजी बनाना, जैसे पंचर वाला बनाता है। हाँ कोई बात नहीं। पानी वानी वाले की बजाय ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। ये छोटे पंप से भी जितने भी आप हवा 90-100 तक पहुँच जाती है। आते हैं अलग अलग, ये वाले तो 80 वाले बट 100-120 वाले भी आते हैं। है मतलब सफिशिएंट। आराम से अब जैसे वापस लगाना है मेरे को, तो थोड़ी सी हवा होना चाहिए ट्यूब में, एकदम बिल्कुल खाली जो नया ट्यूब होता है वो कभी भी डायरेक्टली ऐसे व्हील में लगाना नहीं चाहिए, या पूरी हवा खत्म नहीं लगाना चाहिए। लगाते वक्त तो कहीं ना कहीं चिप हो जाएगा टायर के साथ, थोड़ी सी हवा रहेगी तो वो दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अब जैसे ये है, सबसे पहले जहाँ पे वॉल वाला हिस्सा है, ये वहाँ से इसको अपन ऐसा लगा दो, ये आ गया बाहर। अब जो है वो आपका ट्यूब जैसे मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैं कोने तक लगा लेता हूँ। जैसे हो सकता है कि आपके कोने में तक ना लगे, जैसा मेरा लगा अभी, तो आप इससे जो है वो लगा के कर सकते हैं। तो ये अब पहले अपन ने यूँ लगा के यूँ स्विच किया था, अब उल्टा करना है, यूँ लगा के यूँ करना है ताकि टायर अंदर जाए। ये हमेशा जैसे अभी ट्यूब जो है हल्का सा बाहर आता है यहाँ पे, जब भी कॉर्नर जगह पे होता है, जब आप ये लीवर हटाएं तो कोशिश कीजिए कि ट्यूब से अंदर की तरफ जाए। अगर ट्यूब टायर में अटक गया तो ट्यूब में इससे भी छेद हो जाता है। अच्छा। उसको चिर्प बोलते हैं, वो ख़राब करेगा आपका ट्यूब। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये पहले जो है प्रॉपरली अंदर हो, या इस तरह से आप खसका दो इसको अंदर ताकि प्रॉब्लम ना आए। अपन अपने साथ ट्यूब कैरी करना चाहें तो ट्यूब कितने का पड़ता है? 250 रुपये से लेके 500 रुपये तक के ट्यूब इन जनरल सभी साइकिलों में काम में आते हैं, जो अपन अच्छी ब्रांड्स के यूज़ करते हैं। ये लग गया। एक बार ना फॉर्म भी आप यूज करके बता, उससे करो ना, छोटे वाले पंप से भी। नहीं इसका वो अलग है, वॉल अलग है, लग जाएगा ये, इसमें लग जाएगा क्या भी? जी इससे ही कर एक श्रेडर और प्रेस्टा वॉल्व के बारे में तो कुछ बताओ भैया। बिल्कुल। ये जो इस तरह का मोटरसाइकिल वाला जो वॉल्व रहता है, इसको बोलते हैं श्रेडर। अच्छा। और जो एक छोटा वाला आता है इस तरह का, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रेस्टा। ये हाई प्रेशर वॉल्व रहता है, क्योंकि इसकी जो हवा भरने की जो ऊपर जो डेबरी है वो बंद हो जाती है। इसमें वैसा कोई सिस्टम रहता नहीं। नॉर्मली जो हाई एंड वाले या हाई प्रेशर वाले जो जितने भी ट्यूब्स होते हैं, आपको उसमें इस तरह का ही वॉल्व मिलेगा। ये पेट्रोल पंप वगैरह में भी भरा जाएगा? भरा जाती है, उसमें भरा जाती है। थोड़ा सा वॉल्व एक अडेप्टर आता है, वो रखना पड़ता है साथ में। हवा भरना चाहिए आगे पीछे टायर में? हर टायर के ऊपर लिखा होता है सर। अच्छा। कभी भी किसी मैकेनिक की या किसी की मत सुनो आपको कितनी हवा भरनी है। हर किसी के ऊपर लिखा होता है कि उसमें कितनी हवा आएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ 95 PSI मैक्सिमम है, तो आप कभी भी 95 से ऊपर मत लेके जाओ इसको।
पर अब इन जनरल राइड में आप 80-85 भरोगे तो बढ़िया है। पर ये ट्यूब का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना, टायर का होता है। ट्यूब रोक के बैठता है टायर को, टायर रोक के बैठता है ट्यूब को, ट्यूब नहीं। अच्छा, ट्यूब तो हमेशा जितनी हवा भरोगे उतना फैल जाएगा, वो नायलॉन है वो तो। नहीं, पर जैसे ये 95 PSI लिखा है, जो अपने वहाँ 30 भरो 35 भरो तो वो तो कार में ना, कारों में साइकिल में ज़्यादा रहता है। साइकिल में ज़्यादा रहता बोलोगे 95 भर दो तो बोलेगा टायर फट जाएगा, ऐसा कर देगा, वैसा वो तो कर लोगों को देगा। समझता नहीं। समझना नहीं आता। आप ट्रक में भरवाएंगे तो 3-4 PSI में ही काम हो जाएगा। उसको बोलो 90 भर, वो तो टेक करके 90, वो हाथ भी नहीं लगाएगा आपको उसको। मैं कई बार करा चुका हूँ। क्या? मैं भराने जाता हूँ ना, बोला रहा था फट जाएगा, ट्यूब फट जाएगा। मैंने तो भर यार जैसे भी कर, मैं 80 तक ले जाता हूँ, फिर करा के फिर अपने पंप से भर। नहीं मानता, वो नहीं भरता वो। जिसको मालूम है फट गया तो फिर अपन उसको ये नहीं मालूम 95 PSI किसी में नहीं भरा जाता उनके नहीं नहीं बराबर है वो, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, उसके मैं खुद ही माथे 95 सुना था, मैं हिल गया, मैंने पहली बार ही सुना। क्यों जितेन? हाँ जी, जैसे उसमें 95 लिखा है तो दैट इज मैक्सिमम और मैक्सिमम। तो यदि 85 is 80-85। अच्छा, जो आपने ये बताया था प्रेस्टा, और ये इसकी एलंकी आती है अगर चेंज वो होता है तो? अगर हो जाता है ऐसे हाथ से, मान लो पंप पुराना है और ये वाला लगा है तो? अच्छा, एडाप्टर, वही एलंकी मतलब एडाप्टर बोल रहा हूँ। अभी इसमें तो अपने को एक अंदाज ही लेना पड़ेगा ना, 95 थोड़ा हाथ वाला ही। उसमें तो है, मतलब छोटे वाले में भी आते हैं, वो अपने गॉज वाले आते हैं। इसमें दोनों तरफ रहता है क्या? अरे ये हाथ से मतलब सीधे नहीं लगाना, ये निकल जाता है, ये निकल जाता है इसका। एक्सटेंडेबल है। ओके, मेरे अभी जैसे ही आप जिससे भर रहे थे हाथ से, इसमें कितना 5 मिनट लगेगा 10 मिनट? नहीं मतलब जल्दी आ जाएगा, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हो रहा है। एक्चुअली रोड बाइक का है, उसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है और वॉल्यूम कम रहता है। इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो टाइम लग जाएगा उसमें भरने, और कुछ नहीं है। आज तो जाता है। हर साइकिल के जो छोटे पंप है वो अलग अलग होते हैं। इसका पंप अलग आएगा, उसका पंप अलग आएगा। ऐसा भी तो हम समझते पंप नहीं, तो ऐसे उठा के लेके आ गया है तो ट्राइपॉड अभी तक गैरेज नहीं पड़ी, इसीलिए आपके इस पे डेमो हो रहा है। अपने को तो देसी ज़्यादा समझ में आता है ना। हाँ, हाथ से इमरजेंसी में वही काम आएगा। इमरजेंसी में तो वही काम आएगा। प्रैक्टिस हो जाए ना, 5-7 मिनट का काम है बच्चा। तो एक ये बहुत मैथ रहता है कि डिस्क ब्रेक अच्छे रहते हैं कि ये ब्रेक यूज़ के ऊपर है सर। नहीं, जो नॉर्मल चलाते हैं, जैसे मतलब कोई रेस वेस में अपने, तो उसमें रिम ब्रेक है, देखो आप। हाँ 4.5 की है वो साइकिल, है 4.5 की साइकिल है वो, उसमें भी रिम ब्रेक है। तो अपने नॉर्मल इसके लिए तो ये ठीक है ना सर? डिपेंड करता है, मतलब बताइए कि मैं तो ना मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ, उसको अच्छा बोल रहा हूँ। अपना यूज़ है कि आपको क्या यूज़ है उसका। नहीं तो डिस्क ब्रेक कहाँ यूज़ होंगे और ये वाले कहाँ यूज़ होंगे? एकदम बिल्कुल आपको हाई परफॉर्मेंस ब्रेकिंग चाहिए कि मैंने लगाया और साइकिल वहाँ से हिले ना, तो हाँ। डिस्क चाहिए। अच्छा, वो इसमें कभी पॉसिबल नहीं होगा रिम में। हाँ। बट ऐसा नहीं है कि रिम ऐसे नहीं आता कि आपकी ब्रेकिंग ही ना हो। जैसे ये ब्रेकिंग है तो अब भी परफेक्ट है, मतलब ये लगाया और ये हो गया फिट से, तो आपको क्या ऐसा कुछ छूट नहीं रहा, मतलब कुछ मिसिंग हो रही है हमारे कुछ बात। जैसे राइडर्स के लिए बहुत बट डिस्क में मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है ना, कि कोई कुछ फर्क है ही नहीं, कुछ भी normal नहीं। जैसे ब्रेकिंग चेंज होता है जैसे सब में हमने यूज ही नहीं करना रेगुलर है वही है। अपने लिए ये बहुत डिस्क भी अच्छी है। Wonderful audience. Thanks Arjun for covering this. Thanks Anmol for arranging this all together. Thanks the pedal enthusiast for arranging this session today. All was wonderful, wonderful audience here. और बहुत कुछ लोगों को मैं कोशिश करी कि कुछ अच्छा सिखा पाया, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। कभी भी आपको किसी तरह का इस तरह का इवेंट शेड्यूल करना है, लेट मी नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस। और किसी भी तरह की सुविधा आपकी ज़रूरत हो
कभी भी स्टोर पे आ सकते हैं द परफेक्ट बाइक पर। थैंक यू बिल्कुल, वेरी आज मच। का जो इवेंट था वो बहुत ही शानदार था, और उसके बाद आपने जो जो सिखाया है वो जनरली हमको नॉलेज मिलता नहीं है, कहीं पता ही नहीं चलता साइकिल के बारे में क्या है बेसिक। जो जनरली एक जो साइकिल स्टोर होता है तो घर के आसपास ही होता है, जो एक परचूनी साइकिल सर्विस स्टोर होता है उससे हम करा लेते थे। जो बेसिक टेक्निकल जानकारी जो कभी नहीं मिलती थी वो आज बहुत ही अच्छे से मिली है, और वी लर्न समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत सारी चीज़ें जो कभी मालूम ही नहीं है वो चीज़ के बारे में जानने को मिली है आज। थैंक यू सो मच जीतू सर फॉर माय प्लेजर, गिविंग आई टाइम। वाज एबल टू कवर दिस। थैंक यू, Thank you, थैंक्स sir. अर्जुन।